हेलो दोस्तों। तो यार जैसा कि मैंने बोला था कि मैं ओले बोर्ड के यार सॉल्यूशंस आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। ओले बोर्ड के जो भी लाइव टेस्ट के। तो सीधा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो देखो, पहला ये वाला लिया है मैंने, जानबूझ के लिया है। इसमें बस एक चीज बतानी थी कि ए की रैंक अगर टॉप से इसमें 18th बोली है ना, 18th बोली है। अब ध्यान से सुनना है ना, एक चीज सुनना। मान लो ए यहाँ से 18th है, ठीक है। ये है टॉप, हमारा टॉप से 18th है, ठीक है। इसमें बोला है कि चार जने जो है ना वो ए और बी की रैंक के बीच में, यानी एक दो तीन चार, ठीक है। तो बी यहाँ कहीं होगा। अब इसमें यही एक गलती हो जाती है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे एक दो तीन चार मान लो यहाँ से, ठीक है। तो चार जने हैं, बीच में यहाँ पे होगा कहीं बी। तो कई लोग क्या करते हैं यार, 17, 16, ये हो गया 15, ये हो गया 14, ये हो गया 13। 13 ऑप्शन में दिखा, मार्क कर दिया। कई लोगों ने दूसरा वाला केस कंसिडर ही नहीं किया, जिसमें मतलब इसमें ये भी हो सकता है ना कि बी इधर की साइड हो, ठीक है। बी अगर इधर की साइड हुआ तो ये 23rd होगा, करेक्ट। तो कई लोग दो केस कंसिडर नहीं करते, एक से आंसर आया और मार्क करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी हमें सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। इसमें दोनों पॉसिबल है कि 13th भी हो सकता है, 23rd भी हो सकता है। तो इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। तो मैंने बस इसलिए बताया ये कि ऐसी गलती नहीं करनी है, हमेशा केसेस हमें देखने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में एक बार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले बना लो भाई साहब, कितने दोस्त हैं और सर्कुलर टेबल है, ठीक है। तो तुरंत तुरंत बैठ के पहले ये बनाओ। एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, ठीक है। मेरी स्पीड इसमें थोड़ी स्लो है, ठीक है। वैसे कॉपी में करते टाइम फास्ट होती है, ठीक है। तुरंत ये बना लो। और इन्होंने बोला बैक टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि एक में, बस एक में ऐसे मार्क कर लो। बैक टुवर्ड्स द सेंटर मतलब फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर होगा ना, बस किसी एक में ऐसे मार्क कर लो। अब देखो यार, कुल सेटिंग तो सुरभि 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 कुल या सुरभि, किसी को पकड़ो, सुमन को, सुरभि 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 के बारे में इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। सुरभि के बारे में दो बार इंफॉर्मेशन दी है। तो एक काम करते हैं ना, सुरभि को ही मान लेते हैं। सुरभि को कहीं भी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने सुरभि मान ली है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुल आ जाएगा, ठीक है। और इसने बोला कि कुल सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुरभि एंड इज नेबर ऑफ रोमी। तो रोमी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सुरभि तो उधर बैठी है और कुल की नेबर रूबी और सुरभि हो गई। अब हमें बोला कि टू फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन सुमन एंड सुरभि। तो अब ज्यादा सोचो मत, कहीं भी मान लो। एक काम करो, सुमन को यहाँ मान लो, ठीक है। मोहन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुमन, तो यहाँ मान लिया मैंने। थ्री फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन ईशा एंड पीयूष। अब आप ध्यान से देखो, एक गड़बड़ है। ईशा अगर मैं यहाँ मानूं, मान लो ईशा को यहाँ मानूं, तो ईशा पीयूष के बीच में तीन जने हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ईशा को यहाँ मानूं, यहाँ भी नहीं हो सकते। ईशा को यहाँ मानूं, यहाँ भी नहीं हो सकते। इसका मतलब गड़बड़ कहीं हुई है कि जहां हमने सुरभि और सुमन में हमने एंटी क्लॉकवाइज में सुरभि और सुमन के बीच में दो माने थे, वहीं कहीं गड़बड़ हुई होगी। तो काम करते हैं, यहाँ गड़बड़ हुई है, इसको हटा देते हैं। एक काम करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सुमन को मान लेते हैं, तो सुमन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सुमन यहाँ आ जाएगा, यानी कि मोहन यहाँ से हट जाएगा। तो अब सुमन अगर यहाँ आ गया तो मोहन कहाँ पे आएगा? मोहन इमीडिएट लेफ्ट है और सुमन जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में बैठा है, तो लेफ्ट ये वाला होगा, मोहन यहाँ आ गया। अब आप देखो कि मैं यार कहीं भी ईशा को मान लूं, मान लो ईशा को मैंने ऐसे ही रैंडमली मान लिया, ठीक है, ईशा। तो ईशा और पीयूष के बीच में दो जने आ सकते हैं इजीली, ठीक है। ईशा, तीन जने, सॉरी, ठीक है। ईशा और पीयूष के बीच में आराम से अब तीन जने हैं। किधर से भी देखो, दोनों साइड से तीन जने, यानी ये दोनों अपोजिट बैठे होंगे, ठीक है। अब आप देखो कि हमने पूछा है हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मनोज। मनोज तो कहीं गिवन ही नहीं, यानी कि मनोज अकेला अब यही होगा, ठीक है, मनोज यही होगा। इसके थर्ड टू द राइट पूछा है, थर्ड टू द राइट क्या हो गया, कुल हो गया, ठीक है। फर्स्ट ये, सेकंड पे रोमी, थर्ड पे कुल, ठीक है। तो हमेशा ऐसे, सबसे पहले हमें, जैसे मैंने कहा कि दो बार सुरभि आ रहा था, तो मैंने सुरभि को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। हमेशा ज्यादातर केस में यही देखना होता है कि कौन ज्यादा बार आ रहा है, उसको पकड़ लो, उसको कहीं भी मान लो, ठीक है। उसके बाद उसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। कहीं पे गड़बड़ भी हो जाए तो ऐसा नहीं कि शुरुआत से एकदम चालू कर रहे हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो शुरुआत से, लेकिन टाइम वेस्ट हो सकता है। जहां भी गड़बड़ हुई है, जहां भी आपको समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसी की वजह से गड़बड़ हुई होगी, ठीक है।
तो बस मैंने इसको काट के और फिर इसी की पोजीशन को चेंज किया, बाकी सब सेम रखा। तो ये थोड़ा मतलब प्रैक्टिस का खेल है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोचना होता है, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये वाला इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा लोग इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं। मॉक टेल्स, ठीक है, मॉक को मैं और एसडी मान लेता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक को। ऑल कॉकटेल्स आर अल्कोहल, हमें नहीं पता कॉकटेल कहाँ है। अब आप ये देखो कि मॉकटेल से कहाँ रिलेशन है, ठीक है। मॉकटेल से रिलेशन है यहाँ पे। इन्होंने बोला कि नो मॉकटेल इज कॉकटेल, ठीक है, मैंने मान लिया। नो मॉकटेल इज कॉक। ऑल कोको कोला और मॉकटेल, ये भी एक रिलेशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोका कोला, ठीक है। सम बियर आर एल्को, हमें नहीं पता। सम कॉकटेल्स आर एल्को, और हमें बोला कि सम बियर आर एल्को, ठीक है। ये हो गई बियर। अब बोला है, पहला कंफ्यूजन है, सब सम सॉफ्ट ड्रिंक्स आर कोका कोला। सम सॉफ्ट ड्रिंक आर कोका कोला है ही, ये तो सही है। ऑल बियर बीइंग कॉकटेल इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बियर हो सकता है यहाँ ना होके, यहाँ ना होके बियर ऐसे भी तो हो सकती थी, ऐसे हो जाती बियर। इसमें भी तो सम बियर इज अल्कोहल वाला, सम बियर आर अल्कोहल वाला हो रहा है, या फिर ऐसे हो जाती है यार, सम बियर आर अल्कोहल, पूरी अल्कोहल में मत मानो, ऐसे मान लो सम बियर आर अल्कोहल। तो अब यहाँ पे ऑल बियर कॉकटेल हो गई या नहीं हो गई? तो पॉसिबिलिटी तो है ही, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के केस में हमें ये सही मानना पड़ेगा, ठीक है। और नो कॉकटेल इज कोका कोला। तो जब मॉकटेल मॉकटेल ही कोका कोल मॉकटेल ही कॉकटेल नहीं है, तो उसके अंदर का विच इज कोका कोला, वो कैसे कॉकटेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तीनों कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे। पर मेन मकसद मेरा ये था कि आपको एक पॉसिबिलिटी वाला केस समझाऊं, कि पॉसिबिलिटी वाले केस को कैसे देखा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होता तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, कंक्लूजन गलत हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी में हमें फिर कॉम्बिनेशन अलग अलग बना के देखने पड़ सकते हैं, ठीक है। बस यही समझाने का मकसद था इस क्वेश्चन के लिए, और आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा है ना, मतलब ट्रिकी है, ठीक है। पर इसमें भी ये है कि ध्यान से देखो, परसेंट स्टार एच डॉलर, ठीक है। दूसरा फिगर परसेंट स्टार एच डॉलर। तीसरा फिगर देखो, परसेंट स्टार एच डॉलर। तो चौथा फिगर जो होगा उसमें भी शायद सेम ही होना चाहिए, मतलब किसी में बदला नहीं है, किसी में कुछ हुआ नहीं है, तो परसेंट स्टार एच और डॉलर ही होना चाहिए, ठीक है, मान लेते। नीचे वाले में देखो, एट द रेट Q4 हैश, फिर एट द रेट Q4 हैश, फिर एट द रेट 4Q हैश। तो फिर अब नीचे वाले में भी ऐसी कॉम्बिनेशन फॉलो होना चाहिए कि एट द रेट 4Q और हैश। पहले में कुछ नहीं बदला, ठीक है। अब मतलब इसका मतलब है कि पहले में चारों में सेम रहा, तो दूसरे में क्या है, तीन में सेम रहना चाहिए, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि यार तीन में सेम होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं। P7, इसमें क्या हुआ है कि PR ऐसे है, फिर RP ऐसे बदला, फिर RP सेम रहा ऐसे, और 7 9 तो एज इट इज है ही। तो इसमें फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया कि 9 7 ही इधर कर दिया। यहाँ पे कहीं भी ऐसा हुआ है क्या कि 9 7 इधर से हटाओ, इधर ही रहा है? तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि 9 7 भी इधर ही आना चाहिए। तो इस वजह से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो हम देख रहे थे, उसमें फोर्थ ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4Q वाला भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। ऑप्शन 1 तो वहीं एलिमिनेट हो रहा है, ऑप्शन 1 तो एलिमिनेट है। ऑप्शन 2 एलिमिनेट है क्योंकि उसमें पता नहीं क्या किया है। ऑप्शन 2 भी डायरेक्ट डायरेक्ट एलिमिनेट है, ठीक है। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, हालांकि मुझे आंसर नहीं पता, पर मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ होना चाहिए, जो मुझे लगता है, ठीक है। हो सकता है मेरा गलत भी हो जाए, बट मैंने जो लॉजिक लगाया था वो यही था, ठीक है। वो अब सॉल्यूशन आने के बाद पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन मेरा सही हुआ या नहीं। बट ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यार, ये वाला था एक क्वेश्चन, इसमें आप अटक भी सकते हो, ठीक है। इसमें कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे पहले के चार आप देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे पहले के चार मशीन में, ठीक है, मशीन में पहले के चार देखो यहाँ।
तो पहले का अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे ACHM हुआ है, यानी कि इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया है, अल्फाबेटिकली सॉर्ट। ठीक है। और लास्ट वाले में रिवर्स अल्फाबेटिकली सॉर्ट है, NIE रिवर्स, रिवर्स अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया है। ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में इस टाइप के भी लॉजिक होते हैं, बोले ये आपको ऐसे समझ में आएगा कि यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हैं वही सारे लेटर्स का यूज यहाँ पे भी हुआ है, यानी कि या तो ये कहीं रिवर्स हुआ होगा या कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, इसमें क्योंकि सेम लेटर्स है सब में। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा रिवर्स वाले आइडियोलॉजी या सॉर्टिंग वाली आइडियोलॉजी पे जाना चाहिए, जब भी लेटर्स जो क्वेश्चन में है आंसर में भी वही लेटर हो, तो फिर समझ जाना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं सॉर्टिंग या रिवर्स या ऐसा कुछ ही हुआ होगा। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे भी हुआ। अगर आप इसको चार में, 4 और 3 में तोड़ोगे तो मंथली का यहाँ पहले अल्फाबेटिकल सॉर्ट है, यहाँ पे रिवर्स अल्फाबेटिकल सॉर्ट है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को भी हमें करना था। तो शुरुआत के 4 में अल्फाबेटिकल सॉर्ट यानी कि ADEM, और लास्ट के 3 जो है रिवर्स अल्फाबेटिकल यानी कि ADEMWS। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बस एक वो बताना था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं ना, कि जब भी लेटर्स सेम हो तो हमेशा इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं रिवर्स सॉर्टिंग है या सॉर्टिंग है, इस टाइप से ही कुछ हुआ होगा। ठीक है, बस सिंपल सी चीज थी ये, और इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 में काफी लोग अटक सकते हैं। ठीक है, इसमें लॉजिक ज्यादातर लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ। इसमें लॉजिक ऐसे ढूंढेंगे, 32, 49, 40, 64, 81, 72 ऐसे ढूंढेंगे कि 32 से 49 हो रहा है +17, 49 से 40 -9, +16, +17। अब ये यहाँ पे कुछ अगर 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 आप कुछ करोगे नहीं ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि +17 प्लस -9 +16। पर फिर आप वापस देखोगे ना तो इसमें आपको समझ में आएगा कि +17 -9 ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है ना। कई लोग क्या करेंगे 32 से इसमें 42, मतलब शुरुआत में देखते क्या है समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या है, तो कई लोग इसमें रिवर वो करेंगे कि एक को छोड़ के देखते हैं, एक को छोड़ के देखते हैं, और फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि यार क्या लॉजिक लग रहा है, एक को छोड़ के से कुछ आ नहीं रहा है। जबकि इसमें ऐसा था कि +17 -9 +16, फिर अगेन सेम पैटर्न रिपीट होगा, +17 -9 +16। कई लोग इसमें मैंने देखा यार अटके थे, इसलिए मैं +16 नहीं, एक्चुअली +24 था, 40 से 64। ठीक है, तो +24, तो यहाँ पे भी +24 होगा, तो 72 +24 96। ऐसे तो बहुत ही फर्जी क्वेश्चन था, लेकिन मैं फिर भी देखा कि कई लोग अटक गए थे इसमें, इसलिए बता दिया। और ठीक है, क्वेश्चन काफी फर्जी सा ही था मेरे लिए। अब यार ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला जानबूझ के लिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा है ना तुरंत ऑप्शन से करना। जैसे 6 डिजिट नंबर 1 डिवाइडेड बाय 8, 8 से डिवाइड करने पे आ रहा है रिमाइंडर 4। ठीक है, अब मैं सीधा ऑप्शन देखूंगा, 99985 इस, ये यूनिट डिजिट देखो आप 5 है। 8 से कभी भी अगर हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, है ना, और तो रिमाइंडर अगर हमें 4 बोला है तो रिमाइंडर और इवन है। ठीक है, रिमाइंडर इवन है, डिवाइड हम इवन से कर रहे हैं, मतलब 8 एक इवन नंबर है, रिमाइंडर भी इवन है। तो अगर कुछ आप अगर मतलब नहीं भी आपको समझ में आ रहा ना, तो एक काम करो, नंबर मान लो 12, 14, 18, सारे इवन नंबर मान के देखो, या फिर ऑड नंबर भी मान के देखो। मान लो ऑड नंबर मान लिए हमने सारे, 21, 23, 25, 27, 29। ठीक है, सारे मान लिए। इनको 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ रहा है 5। इसको 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ रहा है 7। इसको 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ रहा है 1। इसको 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ रहा है 3। इसको 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 5। किसी भी नंबर में रिमाइंडर इवन आया, सारे नंबर ऑड थे। ठीक है, मैंने रैंडम नंबर माने, सारे नंबर ऑड थे, किसी में भी रिमाइंडर इवन नहीं आया। और भी नंबर मान के देख लो आप। ठीक है, ऐसे सोच के चला करो, ऐसे कभी कभी मेरा सोचना चाहिए। ठीक है, किसी में भी रिमाइंडर ऑड नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर अगर 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर इवन चाहिए तो ऑड नंबर तो आ ही नहीं सकता, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और ये तो 8 से डिविजिबल है, 960। 8 से डिविजिबिलिटी क्या क्या होती है कि लास्ट के 3 नंबर्स अगर 8 से डिविजिबल है तो 8 से डिविजिबल है, तो ये तो 8 से डिविजिबल ही है।
तो जब 8 से डिविजिबल है, एक मिनट देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो भी रही है। तो जब 8 से डिविजिबल है तो ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा जिसमें, मतलब अब बचा ही एक ही ऑप्शन है तो आंसर तो यही होगा, ठीक है, इसको भी चेक करने की तो अब क्या ही जरूरत है, जब बचा ही एक ऑप्शन है। तो इन क्वेश्चन को कई लोग क्या है मेथड से सॉल्व करने चले जाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन है ना ऑप्शन से बनाना मेरे हिसाब से तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा एलसीएम लेके, वो बड़ा सारा मेथड इसमें करना पड़ता है एलसीएम लेके, ठीक है, कौन करेगा ये काम, कौन करेगा, इतना इतना टाइम किसके पास है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करो आप चीजों को, मतलब कि खुद से चीजें ऑब्जर्व करना सीखो कि कैसे मैंने अपने आप से नंबर्स माने, ठीक है। और इसमें मैंने ये देखा कि 8 से डिवाइड करने पे क्या किसी ऑड नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर इवन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ पे भी नहीं आएगा, आप करके देख लेना, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये कुछ चीजें क्या है, ब्रेक करनी पड़ती है, एक बड़ी चीज को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जानते हो, बड़ी चीज को छोटी में ब्रेक करना है, ठीक है, और उस छोटी से फिर बड़ी चीज का आंसर निकालना है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेसिक वो होता है, ठीक है। भले ही आपने नहीं भी पढ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो मैं बता रहा हूँ कि एक बड़ी चीज को छोटी चीज में ब्रेक कर लो, ठीक है, और उसके बाद छोटी चीजों का जो आंसर होगा वो अपने आप बड़ी चीज का आंसर दे देगा। तो आपको ये, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना आना चाहिए, भले ही आपको मेथड नहीं भी आता हो, है ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी मेथड तो देख ही लेना, गूगल गूगल पे बहुत होते हैं, ठीक है। मेथड तो कोई कमी नहीं है मेथड से। अब ये वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है। कई लोगों का आंसर भी शायद रटे हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या सोचने वाली चीजें हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे सोचना होता है। इसमें आप देखो एरिया जो है ना वो 144, 132, 172, 156, ठीक है। कहीं ना कहीं है ना इसमें 132, 144, 156 सब 12 के मल्टीपल है, ठीक है, 12 के मल्टीपल, ये 24 भी 12 का मल्टीपल है। तो इसमें दिमाग ऐसे लगाना चाहिए कि अगर ए और बी, कुछ मैं 12 के ही उसमें मान लूं। 24 का स्क्वायर क्या होता है वैसे, 576 होता है, और हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 576 आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि कहीं ना कहीं 12 का मल्टीपल अगर इसमें हो, ए और बी दोनों में होगा, तो ये शायद 576 तक पहुंच जाएगा। अब मुझे पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 288 होता है। 288 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यार ये तो 576 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए की वैल्यू अगर 12 रूट 2 रखूं, और 12 बी की वैल्यू भी 12 रूट 2 रखूं, अब इसका स्क्वायर करो 12 रूट 2 का, 288 और 288, ठीक है, 288 प्लस 288 576, ये तो एकदम परफेक्ट मैच कर गया, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम एरिया, अब इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए इंटू बी, यानी कि हाफ इंटू 12 रूट 2 इंटू 12 रूट 2, यही होगा। तो क्या होगा ये 672 इंटू 2 हो गया ना, 144। अब ये सब चीजें जो है ना ये दिमाग लगाने से आती है, ठीक है। ये क्या समझा ही नहीं जा सकती, ये सब खुद का दिमाग आपको लगाना होता है कि यार मैं किस डायरेक्शन में सोचूं। मुझे भी पता है कि 12 रूट 2 से ज्यादा कोई नंबर नहीं हो सकता है ना। उसका रीजन ये कि, कैसे समझाऊं, मान लो 20 का स्क्वायर और ऐसे कुछ भी करो, ठीक है, तो ये मैक्सिमम नहीं आएगा। मैक्सिमम हमेशा आता है जब आप एकदम दोनों नंबर बराबर हो, है ना। मैक्सिमम तब आता है जब दोनों नंबर ए और बी बराबर हो। ये कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है, मतलब इसका प्रूफ भी है, ठीक है। अब अभी प्रूफ कराने तो नहीं बैठा, लेकिन इस चीज को आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसका प्रॉपर जो मेथड है ना, वो मेथड ये है कि मैक्सिमम कब होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 576। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ए इक्वल टू बी होगा, ठीक। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मैक्स वैल्यू कब आएगी, जब ए बी के बराबर होगा, ऐसा, ठीक है। तो अब ये हमें 576 मैक्सिमम एरिया हमारा 576, मतलब मैक्सिमम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 576 ही हो सकती है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे अगर किसी को करना होता तो, ठीक है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, 576। मैक्सिमम हमें पता ही है कब होगा, जब ए इक्वल टू बी होगा। तो 2a स्क्वायर की वैल्यू 576, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 288, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 रूट 2।
मतलब ये भी एक करने का तरीका है। बाकी मैंने आपको बताया कि हमेशा सोचना किस तरीके से चाहिए, अगर नहीं भी पता हो तो कैसे सोचना चाहिए। वैसा नहीं क्वेश्चन छोड़ के बैठ गए कि भाई साहब ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, आता ही नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ कि कुछ जुगाड़ बैठ सकता है क्या। इंडिया से हो यार, जुगाड़ तो बिठाना पड़ेगा है। मतलब अगर जुगाड़ ही ना बैठ पाए तो फिर इंडिया से होने का क्या मतलब। सही बात है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 और 9 दोनों का मल्टीपल इसलिए लिया है क्योंकि इसका मतलब है कि 63 के मल्टीपल हमें, 63 का जो भी मल्टीपल है ना वो वाले नंबर का हमें एवरेज चाहिए। 63 का पहला मल्टीपल जो 113 से 959 के बीच में होगा कौन सा होगा। 63 इंटू टू 126। अब मैं लास्ट वाला मल्टीपल कैसे निकालूं। तो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, मैं रैंडम मान लेता हूँ। जैसे 63 इंटू 12 तो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। 63 इंटू शायद 14 में आ जाए। 6 4 24, 252। 63, 28882 शायद और गुंजाइश है। +63 कर लेते हैं, 945 बिल्कुल। तो 945 वो लास्ट नंबर होगा जो कि 63 इंटू 15 से आया हमारे पास। 63 इंटू 15, ठीक है। तो जब भी, अब हमें पता है कि 126 प्लस 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 काफी सारे नंबर, और लास्ट नंबर हमें पता है 945, और ये पूरी एपी बन रही है, ठीक है, जिसमें 63 एक डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 63 है, ठीक है। एपी का एवरेज क्या होता है। एपी का एवरेज क्या होता है। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो A+L/2 होता है एपी का एवरेज। तो 126 प्लस 945/2 हो जाएगा। कितना होगा ये। 1071/2 कितना हुआ है। 535.5। कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन कई लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, इसलिए बता रहा था। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि जब भी आपको इसमें कुछ भी समझ ना आए, 45 डिग्री कभी मत मानना, ठीक है। इसका रीजन ये है कि 45 डिग्री आप मानोगे ना, कई बार ऐसा होता है जब A B C D में से कोई दो ऑप्शन 45 डिग्री से सेम आएंगे, ठीक है। कोई दो ऑप्शन, और मान लो उन्हीं दोनों में से कोई आंसर हुआ, तो ए को मार्क करोगे या बी को करोगे, किसको करोगे फिर? पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो 45 डिग्री इज नॉट अ सेफ ऑप्शन। मैं इसको कभी भी सेफ नहीं मानता जब तक आपके पास ऑप्शन में ही वैल्यूज ना गिवन हो। ऑप्शन में ही मान लो 0 1 -1 -2 ऐसे गिवन में होता, तो ऑप्शन चारों डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें ऐसे केसेस में फिर ए को 45 रख दो। और ये एंगल कब रखना होता है, जब इस एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी की इक्वल नहीं गिवन होती, ठीक? मान लो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दे रखी होती 5। अब आप कोई ए को रैंडमली नहीं मान सकते भाई, कि ए को 45 मान लिया, 30 मान लिया। अब हमें नहीं पता क्या होगा, अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ही नहीं दी। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब हम वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये एक बताने का मेरा मकसद था कि वैल्यू पुटिंग लगती कब है। और वैल्यू पुटिंग में भी 45 डिग्री इज नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज टू ऑप्शंस कैन बी सेम, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत देखा है मैंने, है ना। और इसमें फिर क्या होता है, बाद में आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री पुट करके ही फिर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं वापस से इमेज को डाल के, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज एक आपको बतानी थी कि कब वैल्यू पुटिंग लगती है, ठीक है। तो इसको आप फिर कर लेना, ठीक है। ए को 60 डिग्री मान के और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। पर ये वाला क्वेश्चन मैंने एक और डिफरेंट मकसद से लिया था, ठीक है। और वो मकसद ये था कि आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो। ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे, 1 + cos A, 1 + cos A, यहाँ भी 1 + cos A शायद, और ऊपर है साइन ए, यहाँ tan² है। तो शायद इसमें वैल्यू पुटिंग के बिना भी ये क्वेश्चन जल्दी हो सकता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरे को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। ये हो गया साइन कॉस में कन्वर्ट। साइन ए से साइन ए कट गया, बचा कितना, साइन ए इंटू 1 - साइन ए अपॉन cos² A इंटू 1 + cos A, यही बचा।
अब आप कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पर इसमें एक फायदा है कि वन माइनस साइन है और वन प्लस कॉस है, ये हमें यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस में भी हमें ये दिखाई दे रहे हैं, ये दो एक्सप्रेशन, यानी कुछ तो है, ठीक है। अब कई लोग पर समझ नहीं पाएंगे क्या है, पर मुद्दा ये बताने का कि अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, आराम से लिख दूंगा, ठीक है। और बाकी का एज इट इज रहेगा, ठीक है, वो देख लेना, ठीक है, जो भी है, वन प्लस कॉस है, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन ए इंटू वन माइनस वन प्लस कॉस साइन ए, यही तो वन माइनस साइन स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब मेरी जिंदगी का मकसद सॉल्व हो गया कि अब फाइनल ये क्या बनेगा, साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, और ऊपर हमारे पास क्या है, वन माइनस साइन ए और वन प्लस कॉस ए, ऐसे, ठीक है। तो वन माइनस साइन ए से वन माइनस साइन ए कट जाएगा। अब आप देखो कि साइन ए ऊपर है, वन प्लस साइन ए और वन प्लस कॉस ए नीचे है। इसी टाइप का एक्सप्रेशन ये बनना भी था, यानी कि ऑप्शन अब सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, और वो ऑप्शन ये है, बी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो। तो कभी कभी है ना, हमेशा वैल्यू पुटिंग से जल्दी आए आंसर ऐसा भी जरूरी नहीं है, ये सब चीजें जजमेंट आप खुद को करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये जज नहीं कर सकते, इतना सब कुछ आपको नहीं समझ में आता, तो सीधा वैल्यू पुटिंग करके कर लो, थोड़ा टाइम भले ही लगेगा, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन सही जाएगा आपका। और 45 डिग्री से मत करना, क्योंकि दिक्कत हो जाती है कभी कभी, कभी कभी ऑप्शन सेम हो जाते हैं और फिर वापस से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा 45 डिग्री से मत करना। और आपको समझ में आ ही गया होगा वैल्यू पुटिंग लगती कब है, ठीक है, बस इतना सा ही आपको बताना था। और अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी बस एक चीज के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। वैसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, पी और क्यू है, 45 और 30 है, ठीक है। ये क्या होगा, 90 होगा, ये दो होगा, ये तीन होगा। इन दोनों को इन्होंने साथ में ओपन कर दिया। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स टैप पी शुड बी क्लोज सो दैट होल टब इज फिल्ड इन 24 आवर। अब इस क्वेश्चन में क्या, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो कई लोगों को लैंग्वेज ही पढ़ लेनी पड़ेगी, मैं अच्छे से समझता हूँ उस चीज को कि अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, एकदम ब्लैंक हो जाओगे आप लोग, कई लोग हो जाएंगे ब्लैंक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन से कर दो इसको, ठीक है, ऑप्शन से कर दो। मैंने माना कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द टैप पी शुड बी क्लोज, मैंने माना इसका मतलब कि ए और बी कितने टाइम तक साथ में ओपन रहे, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि पहला ऑप्शन मान लिया, 7 7 घंटे और भी साथ में ओपन रहे, तो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, पी की एफिशिएंसी 2 है, क्यू की एफिशिएंसी 3 है, 3 + 2 क्या है 5। कितने घंटे ओपन रहे, 7 घंटे, तो 35 काम इन्होंने कर दिया, बचा काम कितना है, 90 - 35, 55 काम बचा। इन्होंने बोला कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स पी टैप शुड बी क्लोज, यानी पी अब क्लोज हो जाएगा, इन दोनों ने इतना काम किया, पी को क्लोज कर दिया, तो 55/3, 55/3 तो इंटीजर भी नहीं है, तो 24 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। सेकंड ऑप्शन लेते हैं, 9। मैं कहा कि 9 घंटे ले लेते हैं, मतलब कि इन दोनों ने मिल के 9 घंटे काम किया, तो 5 × 9 45 काम इन्होंने कर दिया होगा। बचा कितना काम, 45 काम ही बच गया। बाकी बचा हुआ 45 काम पी कितने देर में करेगा, क्यू, ठीक है, पी तो क्लोज हो गया, तो 45/3, क्योंकि क्यू की एफिशिएंसी क्या है, क्यू की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। तो बचा हुआ काम 45/3 यानी 15 आवर्स में क्यू कर देगा, यानी कि इस अकेले ने 15 घंटे काम किया, और पहले इन दोनों ने मिलके 9 घंटे काम किया था, तो 15 + 9 कितना हो रहा है, 24। और यही तो हमें बोला है कि 24 घंटे में फिल हो जाएगा। तो अगर कुछ भी ना समझ में आए ऐसे क्वेश्चन में, नॉर्मल मेथड तो एक्स एक्स मान के कि भाई, मैंने मान लिया कि 5 एफिशिएंसी के साथ ये दोनों एक्स टाइम के लिए ओपन रहे, ठीक है, 5x काम हो गया होगा, बचा हुआ काम 90 - 5x उसको क्यू ने किया होगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो है ये 24 घंटे में फिल हो गया होगा, जो भी है, ठीक है, मतलब जैसे भी इक्वेशन बननी होगी बन जाएगी, ठीक है, अभी कौन दिमाग लगाए इसमें। तो ये आर्ट्स में नहीं है, वैसे क्या करना है, 5 × x यानी एक्स दिन यानी एफिशिएंट, यानी इसकी वैल्यू 90 के बराबर हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, या जो भी होगा, ठीक है, वो देख लेना, अभी कौन दिमाग लगाए इसमें, या फिर मैं सोचूं इसको, सोच ही लेते हैं, चलो। आपको वो वाला मेथड तो समझ आ गया ना, अब इंस्टेंट सोचते हैं इसको कैसे करना।
बस थिंक अबाउट इट, एक्स मान के कैसे होगा। ठीक है, इंस्टेंट ही सोच लेते हैं। तो इसमें बोला है कि पी 45 है, क्यू क्या है 30 है, ये 90, ये 2, ये 3। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स एफ पी शुड बी क्लोज, यानी कि ये मान लो एक्स घंटे उन्होंने साथ में काम किया तो 5x उन्होंने काम पूरा कर दिया। और एक्स घंटे उन्होंने साथ काम किया, बाकी बच्चे कितने हुए, बाकी बच्चे हुए 24 माइनस एक्स घंटे। ठीक है, 24 माइनस एक्स घंटे क्यू ने काम किया। क्यू ने कितना काम, कितनी एफिशिएंसी के साथ काम किया, 3 एफिशिएंसी के साथ काम किया। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें टोटल वर्क के बराबर, हमेशा क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ आवर्स या डेज, मतलब टाइम, एक तरह से टाइम हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये पिछले वाले में भी मैंने आपको बताया था। तो 8x की वैल्यू 72, एक्स की वैल्यू कितनी हुई 18/8, 8x होगा ये, अच्छा ये माइनस होगा तो 2x की वैल्यू होगी, 2x की वैल्यू 18, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 9 घंटे। यानी कि इन दोनों ने साथ 9 घंटे काम किया, यानी कि पीक 9 घंटे में ही छोड़ के गया होगा। ठीक है, अगर इन दोनों ने साथ 9 घंटे ही काम किया तो पी कब छोड़ के गया होगा, 9 घंटे बाद ही तो छोड़ के गया होगा, ये तो मतलब हुआ। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। तो इंस्टेंट अगर सोचना है तो ऐसे सोच लो कि टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, और बस कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद एफिशिएंसी, यानी कि इनकी एफिशिएंसी 5 है, इन्होंने एक्स घंटे काम किया, टोटल 24 माइनस एक्स क्यू ने काम किया होगा अकेले, क्योंकि 24 घंटे में फिल हुआ है। क्यू ने 3 एफिशिएंसी के साथ काम किया होगा, और इसकी वैल्यू टोटल वर्क, यानी कि हमारा जो एलसीएम है 90, उसके बराबर है। बस इसको सॉल्व करना है, वही हमने किया। ठीक है, तो सिंपल सा ही था, ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं। तो इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, वर्थ इट मेरे लिए। इंग्लिश का मुझे पता नहीं, इंग्लिश वैसे इजी थी लेकिन काफी खराब गया था मेरा, मतलब मेरे नंबर काफी खराब है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। ठीक है, वैसे इंग्लिश इजी थी। ठीक है, जिनको वो कैब अगर आती होगी तो काफी इजी थी। तो इतने ही क्वेश्चन थे यार आज के लिए। थैंक यू गाइस, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे कि कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।